दोस्तों आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने केवल 10 साल की उम्र में ही पूरे विश्व को जीतने का ख्वाब देखना शुरू कर दिया था और लगभग जीत भी लिया था। उसने अपने छोटे से राज्य का इतना विस्तार किया कि उसका एक विशाल साम्राज्य स्थापित हो गया। दोस्तों इसके साम्राज्य में यूनान और भारत के दरमियान का सारा भूभाग आता था। जी हाँ, हिस्ट्री में उसे वर्ल्ड विनर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उसके बारे में कहा जाता है कि उसने पूरी दुनिया पर अपनी जीत हासिल कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेसोपोटामिया या मकदूनिया के उसी महान राजकुमार के बारे में। तो आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं हम आज का अपना नॉलेजेबल टॉपिक के बारे में। दोस्तों सिकंदर महान, जिसे ग्रेट अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है, ये यूनान या ग्रीस का एक राजा था। दोस्तों सिकंदर यूनान और भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक महान विजेता और कुशल नेता की हैसियत से बहुत ज्यादा फेमस है। दोस्तों सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में यूनान के मकदूनिया जगह पर एक राजशाही परिवार में हुआ था। सिकंदर के फादर का नाम फिलिप सेकंड और मदर का नाम ओलंपियाज था। दोस्तों जिस वक्त सिकंदर का जन्म हुआ उस वक्त फिलिप सेकंड ही मेसोपोटामिया या मकदूनिया के राजा थे। सिकंदर की एक बहन भी थी। दोस्तों सिकंदर की परवरिश बहुत ही शाही ढंग से यूनान के पेला जगह पर हुई। सिकंदर बचपन से ही बहुत बहादुर और इंटेलिजेंट था। दोस्तों उधर अपने फादर की हुकूमत के वक्त सिकंदर जंगों और कामयाबियों को देखते देखते वक्त के साथ साथ बड़ा हो रहा था। दोस्तों शुरुआती तालीम सिकंदर ने अपने रिश्तेदार द ईस्टर्न लियोनिडास ऑफ एपिरूस से हासिल की। दोस्तों सिकंदर के फादर फिलिप सेकंड चाहते थे कि सिकंदर को पढ़ाई के साथ साथ जंगें लड़ने का भी पूरा इल्म होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों फिलिप सेकंड ने अपने एक और अनुभवी कुशल रिश्तेदार टीचर को सिकंदर के लिए अपॉइंट किया, जिससे सिकंदर ने गणित, घोड़सवारी और तीरंदाजी का इल्म हासिल किया। दोस्तों दरअसल सिकंदर बचपन से ही बेहद बुद्धिमान और बहादुर था, लेकिन वो अपने उग्र रवैये के लिए भी जाना जाता था। इसीलिए इसके रिश्तेदार टीचर उसे संभाल नहीं पाए। तो दोस्तों इसके बाद अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के लिए एक और नए टीचर लाइसीमेक्स को अपॉइंट किया गया, जिन्होंने अलेक्जेंडर के इस उग्र रवैये पर कंट्रोल हासिल करने के बाद उसे जंग लड़ने के लिए स्पेशल वॉर एजुकेशन देनी शुरू कर दी। दोस्तों जब सिकंदर 13 साल के हुए तो अब इनके लिए एक और प्राइवेट टीचर एरिस्टोटल को अपॉइंट किया गया, जिन्हें भारत में अरस्तु के नाम से जाना जाता है। अरस्तु एक ग्रेट और फेमस फिलोसफर थे। दोस्तों दर्शन शास्त्र, गणित, साइंस और साइकोलॉजी में अरस्तु के विचारों का उल्लेख देखने को जरूर ही मिलता है। इसी से अरस्तु की काबिलियत और उनके महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों सिकंदर ने अरस्तु से लगभग 3 सालों तक एजुकेशन हासिल की और अरस्तु ने ही सिकंदर को साहित्य की शिक्षा भी दी। मतलब यूं कहिए कि सिकंदर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को निखारने का काम भी अरस्तु ने ही किया। दोस्तों वहीं कई इतिहासकारों का मानना ये भी है कि इनके टीचर अरस्तु ने ही सिकंदर के मन में पूरी दुनिया को जीतने का सपना दिखाया था, क्योंकि अरस्तु के मार्गदर्शन से ही सिकंदर योग्यता की सीढ़ियां चढ़ता चला गया और अपने दुनिया जीतने के ड्रीम और एम की ओर पूरे आत्मविश्वास से बढ़ता चला गया। दोस्तों एक बार की बात है कि राजा फिलिप का एक ट्रेंट घोड़ा जिसका नाम बुकेफेलस या बुकेफेला था, जो बहुत ही उग्र गुस्सैल मिजाज का मालिक था, जिस पर कंट्रोल पाना लगभग नामुमकिन हो चुका था। तो दोस्तों सिकंदर ने उस घोड़े पर कंट्रोल पाकर अपने फादर फिलिप को अपने टैलेंट होने का प्रमाण दे दिया। दोस्तों तभी से ये घोड़ा अपनी मौत तक सिकंदर की ही खिदमत करता रहा। दोस्तों इस घटना की जानकारी प्लूटार्क के विवरण से मिलती है और दोस्तों वो लिखते हैं जब सिकंदर अपने घोड़े से नीचे
नीचे उतरे तब राजा फिलिप ने अपने बेटे सिकंदर को किस करते हुए कहा, मेरे बेटे, तुमको खुद की तरफ और इस महान साम्राज्य की तरफ देखना चाहिए। ये मैकेडोनिया का राज्य तुम्हारे सामने बहुत छोटा है, तुम में असीम प्रतिभा है। दोस्तों 340 बीसी में जब सिकंदर 16 साल का बालक था तो उसके फादर फिलिप ने उसे अपने राज्य का सिपह सालार बनाकर थ्रेस के अभियान पर भेजा। उसी वक्त यूनान पर विरोधियों ने आक्रमण कर दिया, लेकिन दोस्तों सिकंदर ने उसे अपने साहस और अक्ल से न केवल विफल किया बल्कि उस पर एक तरफा जीत भी हासिल की। इससे भी सिकंदर की वीरता सिद्ध होती है। दोस्तों सिकंदर के बड़े होने के बाद भी उसके फादर फिलिप ने अपनी शादी क्लियोपेट्रा लड़की से की। दोस्तों आपको बता दें कि फिलिप सेकंड ने अपनी जिंदगी में कुल 7 शादियां की और शादी के वक्त ही क्लियोपेट्रा के चाचा ने फिलिप से उसके बाद उत्तराधिकारी कौन होगा होने का भी सवाल पूछ लिया, जिससे उसके चाचा को सिकंदर के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दोस्तों बीतते वक्त के साथ साथ सिकंदर अब 20 वर्ष का हो गया और इसी वक्त सिकंदर की जिंदगी में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने सिकंदर को मैसेडोनिया का शासक बना दिया। दोस्तों 336 बीसी में जब सिकंदर 20 वर्ष का था तो फिलिप ने अपनी बेटी की शादी का आयोजन किया और इसी शादी के फंक्शन में फिलिप सेकंड को उसके ही शाही अंगरक्षकों के चीफ पोसनीस ने कत्ल कर दिया। हालांकि बाद में सिकंदर के 2 सिपाहियों ने उसे भी मार डाला, लेकिन दोस्तों फिलिप का कत्ल सिकंदर के लिए एक बहुत ही बड़ी घटना थी, या यूं कहिए कि सिकंदर को मैसेडोनिया का शासक बनने का दरवाजा खुल चुका था और इसके बाद सिकंदर फिलिप द्वारा स्थापित मैसेडोनियन साम्राज्य का शासक बन गया। दोस्तों सिकंदर के शासक बनते ही आसपास के राज्य उस पर आक्रमण करने लगे और फिलिप द्वारा जीते गए राज्य अपने आप को आजाद घोषित करने लगे। उधर दूसरी ओर सिकंदर की सौतेली माओ से पैदा हुए भाइयों ने भी शासक बनने के प्रयास पूरी तरह शुरू कर दिए। दोस्तों अब सिकंदर ने अटलूस के कत्ल का भी हुक्म जारी कर दिया, जो कि क्लियोपेट्रा के चाचा थे। दोस्तों राज पाने के लिए सिकंदर को अपने चचेरे भाई की भी हत्या करवानी पड़ी, जो कि सिकंदर के विकल्प के रूप में सामने आ रहे थे। दोस्तों आपको बता दें कि सिकंदर इतना प्रतिभावान और साहसी व्यक्ति था जितना कि उसको एक महान शासक बनने के लिए जरूरी था। दोस्तों सिकंदर ने 336 बीसी में अपना राज्य अभिषेक कराकर मकदूनिया का शासक बन गया। दोस्तों सिकंदर अपने प्रतिद्वंदियों का अंत कर शासक बनने के बाद अपने विश्व विजेता बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ और एक के बाद एक कामयाबी हासिल की। दोस्तों सिकंदर ने सबसे पहले आसपास के इलाकों को जीता, जो फिलिप सेकंड के कत्ल होने के बाद विद्रोह करने और खुद को आजाद घोषित करने में लगे थे। दोस्तों धीरे धीरे सिकंदर की सेना जीतते हुए राज्यों के साथ साथ बड़ी होती चली गई और सिकंदर ने पहले 335 बीसी में थ्रासियन जनजाति को पराजित करके मैकेडोनिया के उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया और उत्तरी अभियान के पूरा होने के बाद उसने दक्षिणी इलाकों की ओर ध्यान दिया। दोस्तों ग्रीस के थेबेस शहर पर सिकंदर ने अपना वर्चस्व कायम कर लिया और थेबेस जीतने के बाद डरकर एथेंस के साथ साथ और शहरों ने भी ग्रीस से संधि कर ली। दोस्तों इसके बाद सिकंदर ने एशिया माइनर, जो अब का आधुनिक तुर्की देश है, उस पर भी जीत हासिल कर ली। दोस्तों इसके बाद उसने पर्सिया फारस पर आक्रमण किया और वहां के साम्राज्य को, जो कि हाखामनी वंश के शासक अंतरज रक्सीस थर्ड या दारा थर्ड या डेरियस थर्ड के शासनाधीन था, उसको भी जीत लिया। दोस्तों कहा जाता है कि ये सिकंदर के जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि ये साम्राज्य उसके मैसेडोनियन साम्राज्य से लगभग 40 गुना बड़ा था, जिसमें आज के ईरान, इराक, सीरिया और मौजूदा भारत के पश्चिमी उत्तर सीमा तक का इलाका
आता है। यहाँ सिकंदर ने डेरियस थर्ड को लगभग 3 बार पराजित किया। दोस्तों, सिकंदर की इसी बहादुरी को देखकर डेरियस थर्ड ने अपनी बेटी रुखसाना की शादी सिकंदर से कर दी। दोस्तों, फारस में सिकंदर को एस्कंदर ए मकदूनी या मैसेडोनिया का अलेक्जेंडर कहा जाता है। दोस्तों, इस इम्पोर्टेंट जीत के बाद सिकंदर मिस्र पर जीत पाने के इरादे से अब के जॉर्डन, लेबनान और सऊदी अरब के इलाकों को जीतते हुए मिस्र पहुंचा। और दोस्तों, सिकंदर ने 332 से 331 बीसी तक मिस्र देश को और वहां की सभ्यता को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसी के साथ मिस्र की सभ्यता का भी अंत हो गया। दोस्तों, यहाँ इसने अलेक्जेंड्रिया नाम का एक नया नगर भी बसाया और सिकंदर ने इस शहर को तुरंत व्यापार और संस्कृति का नया सेंटर बना दिया। दोस्तों, कहीं कहीं जिक्र मिलता है कि सिकंदर ने इसी शहर में एक यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। और दोस्तों, इनके अलावा भी सिकंदर ने बहुत सारी कामयाबियां हासिल की। इस तरह सिकंदर ने अपनी जिंदगी में ईरान, फिनीशिया, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, जुदेआ, गांजा, बैक्टीरिया और भारत में पंजाब तक जीत हासिल की थी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उस वक्त जितने देशों, साम्राज्यों की जानकारी यूनानियों को थी, उनमें से आधे से अधिक सिकंदर ने जीत लिए थे। इसी वजह से उसको विश्व विजेता भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद सिकंदर ने बैक्टीरिया या बल्ख को भी जीत लिया और 327 बीसी में भारत पर आक्रमण करने के लिए योजना बनाकर बल्ख से चलकर सिकंदर काबुल के रास्ते से होते हुए हिंदू कुश पार करके कोही दामन घाटी में एंटर हो गया। और दोस्तों, यहाँ से वो छोटे छोटे स्वार्थी राजाओं की मदद से आगे बढ़ा। और जब सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित कर कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए सेना के एक भाग का नेतृत्व खुद करते हुए सिकंदर भारत में एंटर हो गया। दोस्तों, 326 बीसी में सिकंदर ने सिंधु नदी पार कर ली और तक्षशिला की ओर बढ़ा। दोस्तों, उस वक्त तक्षशिला राज्य सिंधु और झेलम नदी के बीच मौजूद हुआ करता था, जिस पर आम्भी का शासन था। आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि आम्भी अपने पड़ोसी वीर शासक पोरस से बदला लेना चाहता था। दोस्तों, अब सिकंदर ने भारत पर शासन कर रहे राजा पोरस से आत्मसमर्पण करने की मांग की, लेकिन दोस्तों, पोरस आम्भी जैसा डरपोक बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, राजा पोरस ने सिकंदर को संदेश भिजवाकर कहा कि मैं सेना समेत सीधे जंग के मैदान में ही जंग लड़कर मिलूंगा। दोस्तों, सिकंदर ये जवाब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ और जंग के लिए निकल पड़ा। फाइनली लगभग बरसात के मौसम में ही दोनों की सेनाएं बितिस्ता नदी, जिसका आधुनिक नाम झेलम नदी के दोनों तटों पर आ पहुंची। दोस्तों, तेज बारिश होने की वजह से नदी में बाढ़ आ गई और पोरस राजा ये सोच रहा था कि बारिश बंद होने और बाढ़ कम होने के बाद ही सिकंदर नदी पार कर इस पार आएगा। लेकिन दोस्तों, हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। सिकंदर ने अपनी आधी सेना सामने से उतारने के बजाय बगल से उतार दी, जिसका राजा पोरस को अंदाजा तक नहीं हुआ। और दोस्तों, राजा पोरस अचानक हुए आक्रमण का सामना करने में बिल्कुल विफल साबित हुए। दोस्तों, आपको बता दें कि राजा पोरस की सेना में रथ और हाथी थे, जो कि बारिश के दलदल में नाकाम साबित हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर सिकंदर की सेना में तेज रफ्तार से दौड़ने वाले घोड़े थे, जो बारिश में भी जंग लड़ने में सक्षम थे, जिसका फायदा सिकंदर ने सही तरह उठाया। और दोस्तों, अभी तक पाए गए स्रोतों से ये पता चलता है कि इस झेलम या बितिस्ता की जंग में राजा पोरस सिकंदर से पराजित हो गए। हालांकि दोस्तों, आधुनिक इतिहासकारों द्वारा ये कल्पना की जाती है कि इस जंग में सिकंदर विजयी नहीं बल्कि पराजित हुआ था। दोस्तों, राजा पोरस से जीतने के बाद सिकंदर व्यास नदी के किनारे आ गया, जिसके उस पार विशाल नंद साम्राज्य स्थापित हुआ करता था। दोस्तों, अब सिकंदर की सेना जंग लड़कर इतनी बुरी
तरह थक चुकी थी कि वो बस अब अपने घर ही लौटना चाहती थी। और सिकंदर के बार बार जोश से भरे नारे देने के बावजूद भी उसकी सेना आगे बढ़ने से मना करती रही। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर सिकंदर को ये खबर मिली कि पर्सिया में विद्रोह हो चुका है और क्षत्रप फिलिप को कत्ल कर दिया गया। सिकंदर इस विद्रोह को दबाने के लिए तुरंत लौट पड़ा। दोस्तों, सिकंदर ने अपने द्वारा जीते गए इलाकों को प्रांतों में विभाजित करके हर एक पर अलग अलग कमांडर अपॉइंट कर 324 से 323 बीसी में भारत से लौट गया और भारत को ना जीत पा सका। इसी के साथ उसका दुनिया को जीतने का सपना भी पूरा न हो सका। वापस लौटते वक्त सिकंदर बेबीलोनिया पहुंचा। वहां वो मलेरिया बुखार का शिकार हो गया। इसी बुखार की वजह से जून 323 बीसी में बेबीलोनिया में केवल 33 साल की उम्र में सिकंदर महान का इंतकाल हो गया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर इसी शेर के साथ एंड करते हैं कि वो सिकंदर ही कहलाता है। दोस्तों, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं और भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें, जिससे कि सभी वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें।